नमस्कार दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में आप लोगों को 10th क्लास का हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाले हैं और आप लोगों को सारे प्रश्नों को याद कर लेना है क्योंकि ये आपके लाइव का सवाल है। मैं आपको जहां तक बता दूं, आपको 10-20 नहीं बल्कि पूरे 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। अगर आप लोग इस बार मैट्रिक एग्ज़ाम देने वाले हो तो ये 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करके जाओ। देखो, एग्ज़ाम में तुम लोग एकदम गर्दा मचा दोगे। 100 में 50 तो आप ऐसे ही फटाफट टिक लगा देंगे, ठीक है ना। तो पूरा आप लोग याद जरूर करो, भले ही थोड़ा टाइम लेंगे लेकिन पूरे 100 बताकर आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सारे लोग वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए और जो लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं, पहली बार आए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करो ताकि आप लोगों को और सारा वीडियो मिल सके, ठीक है। तो देखिए, आपका पहला नंबर प्रश्न क्या है। पहला नंबर प्रश्न है कि अंबेडकर ने भारत की बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण किसे माना है। यह क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग ना ऑप्शन नंबर ए पर टिक लगा देना, जाति प्रथा। ऑप्शन नंबर ए को ही टिक लगा देना, जाति प्रथा को, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या आता है, देखिए। तो अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि सभ्य समाज श्रम विवाह, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। तो दोस्तों, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है, तो श्रम विभाजन। श्रम विभाजन सभ्य समाज की आवश्यकता होता है। तो दूसरा का आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगर मैं अगला क्वेश्चन 3 नंबर की बात करूं तो तीसरा नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि हु आर शुद्राज किसकी रचना है। हु आर शुद्राज किसकी रचना है। तो दोस्तों, यह रचना है हमारे भीमराव अम्बेडकर की। किसकी है, तो भीमराव अम्बेडकर की है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन आता है। चौथा नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर सी नंबर में नज़र आ रहा होगा, खोखा, ठीक है ना। खोखा हो जाएगा। और खोखा जो सेन साहब का बेटा था, सेन साहब का इकलौता वारिस, इकलौता बेटा था, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन आता है 5 नंबर। 5 नंबर ये प्रश्न है कि झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं। तो झोपड़ी और महल की जब लड़ाई होती है तो अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, अक्सर महल वाले ही जीतते हैं। आंसर मिल जाएगा 5 का ए नंबर। अगला हमारा क्वेश्चन है कि सच्चा भारत कहाँ बसता है। सच्चा भारत कहाँ बसता है। तो यहाँ तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गाँव में, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन बनकर आया 7 नंबर। ये क्वेश्चन है कि भारत से हम क्या सीखे। पाठ पद की कौन सी विद्या है। तो दोस्तों, भारत से हम क्या सीखे, पाठ के लेखक है मैक्स मूलर और उनका यह दोस्तों लिखा गया जो पद है, गद्य है ना, वो एक प्रकार का भाषण है, ठीक है ना। तो आंसर मिल जाएगा 7 का ए नंबर। जो लोग टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हैं जल्दी से ज्वाइन करिए क्योंकि मैं मैथ के फार्मूला का टेस्ट लिया हूँ। आप लोग भी जाकर टेस्ट दे दीजिए, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर की दूसरों के इशारों पर भटकने वाले लोगों को क्या कहते हैं। तो भटकने वाले लोगों को क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे मूढ़, मूढ़ कहेंगे, यानी कि आंसर मिलेगा हमारा सी नंबर वाला 8 का, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है 9 नंबर। ये प्रश्न है कि मैक्स मूलर के पिताजी का क्या नाम था। तो मैक्स मूलर जी के पिताश्री का क्या नाम था। तो विल्हेम मूलर था, ठीक है ना। याद रखना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मैक्स मूलर के पिताजी का नाम। अगला मैं क्वेश्चन की बात करूं, कट और केन का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था। तो मैक्स मूलर ने ही किया था क्योंकि इनका जन्म जर्मनी में हुआ था और यह जर्मनी के रहने वाले भी थे, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन आता है 11 नंबर। ये क्वेश्चन है कि परंपरा का मूल्यांकन के रचनाकार कौन है। परंपरा का मूल्यांकन के रचनाकार कौन है। तो रामविलास शर्मा जी हो जाएंगे, ठीक है। अगला मैं क्वेश्चन की बात करूं, एक पतंग अनंत में किनकी रचना है। एक पतंग अनंत में किनकी रचना है। तो दोस्तों, अशोक वाजपेयी जी का हो जाएगा, अशोक वाजपेयी जी। आंसर क्या मिल जाएगा 12 का डी नंबर। अगला मैं क्वेश्चन की बात करूं तो यह क्वेश्चन है कि अशोक वाजपेयी जी का जन्म कब हुआ था। अशोक वाजपेयी जी का जन्म कब हुआ था। तो याद रखना दोस्तों, अशोक वाजपेयी जी का जन्म 16 जनवरी 1941 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अगला मैं क्वेश्चन की बात करूं, मछली शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। तो विनोद कुमार शुक्ल। मछली पाठ के लेखक कौन है। मछली एक प्रकार का कहानी है, याद रखना, ठीक है। और उसके लेखक कौन है, तो विनोद कुमार शुक्ल। अगला मैं क्वेश्चन की बात करूं, गुरु नानक कौन थे। गुरु नानक कौन थे। तो गुरु नानक सिख संप्रदाय के प्रथम गुरु थे। तो सिखों के प्रथम गुरु हो जाएंगे बी नंबर 15 का। अगला हमारा क्वेश्चन है
जपूजी किसकी रचना है? जपूजी किसकी रचना है? तो याद रखना दोस्तों, जपूजी किसकी रचना है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु नानक जी का, गुरु नानक जी का। ठीक है, अगला मैं क्वेश्चन की बात करूं कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, हिंदी की कौन विद्या है? तो दोस्तों नाखून क्यों बढ़ते हैं जो आपका पार्ट है ना, वो एक प्रकार का ललित निबंध है। आंसर मिलेगा ए नंबर वाला। अगला मैं क्वेश्चन की बात करूं, विरह लीला किनकी रचना है? विरह लीला किसकी रचना है? तो विरह लीला दोस्तों घनानंद जी का है। किसकी है? तो घनानंद जी का। आंसर मिल जाएगा सी नंबर। अगला हमारा क्वेश्चन है कि घनानंद का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों एक्यूरेट किसी को पता नहीं है कि इनका जन्म कब हुआ था, लेकिन दोस्तों फिर भी हम लोग लगभग में अनुमान लगाते हैं 1689 ईस्वी के आसपास में घनानंद जी का जन्म हुआ था। ओके, अगला हमारा क्वेश्चन आता है, स्वदेशी कविता किससे संकलित है? स्वदेशी कविता किससे संकलित है? तो प्रेमधन। आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर प्रेमधन स्वर्ण से। ठीक है ना। अब देखिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या आता है? अगला हमारा क्वेश्चन आता है 21 नंबर। यह क्वेश्चन है कि दही वाली मंगमा किस भाषा से अनुदित कहानी है? दही वाली मंगमा, तो आपको पता है ना, दही वाली मंगमा कन्नड़ भाषा की कहानी है। कन्नड़ भाषा की कहानियाँ है दही वाली मंगमा। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, टॉलस्टॉय कौन थे? टॉलस्टॉय कौन थे? तो याद रखना दोस्तों, यह रूसी लेखक थे। कौन थे? रूसी लेखक थे। आप लोगों ने सोशल साइंस में भी पढ़ा होगा। ठीक है, अगला मैं क्वेश्चन 23 नंबर की बात करूं, नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है तो बिस्मिल्लाह खां। आंसर मिल जाएगा सी नंबर वाला 23 का। ठीक है, अगर मैं 24 नंबर क्वेश्चन देखूं तो बिस्मिल्लाह खां का प्रिय वाद्य यंत्र था? तो दोस्तों शहनाई, क्योंकि वो शहनाई वादक से बिलोंग करते हैं, यानी कि शहनाई उनका प्रिय था ना। प्रिय वाद्य यंत्र कौन था? तो शहनाई था। ठीक है ना। अगला मैं क्वेश्चन की बात करूं तो ये 25 नंबर क्वेश्चन है, अक्षरों की कहानी किनकी रचना है? अक्षरों की कहानी किनकी रचना है? तो गुणाकर मूले जी का है। आपको पता होगा गुणाकर मूले। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा और संस्कृति किनकी रचना है? तो हमारे महात्मा गांधी जी का हो जाएंगे। महात्मा गांधी जी का ये हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? अगला हमारा क्वेश्चन है 27 नंबर। ये हमारा प्रश्न है कि बहादुर को लेखक के घर से कौन लाया? बहादुर को लेखक के घर से कौन लाया था? तो लेखक का साला लेकर आया था, साला। ठीक है, अगला मैं क्वेश्चन की बात करूँ, सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? तो एस रंगराजन। एस रंगराजन सुजाता का असली नाम है। सुजाता का असली नाम एस रंगराजन। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा आता है 29 नंबर, सात कोड़ी होता कहाँ के प्रमुख कथाकार है? तो दोस्तों ये हो जाएगा उड़ीसा भाषा के, उड़ीसा। ओके, उड़ीसा याद रखना। अगला क्वेश्चन हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है कि मंगमा किस शहर में दही बेचती थी? तो बेंगलोर के वेंकटपुर नाम का गांव में मंगमा दही बेचा करती थी। ठीक है, बेंगलोर एन के वेंकटपुर। अगला क्वेश्चन है, पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितना खेत छोड़ गए थे? 1 बीघा खेत छोड़ गए थे। कितने? तो 1 बीघा। पूर्वजों द्वारा लक्ष्मी के लिए 1 बीघा खेत छोड़ दिया गया था। ठीक है ना। अगला हमारा क्वेश्चन है, मंगू कब से पागल थी? मंगू कब से पागल थी? तो याद रखना दोस्तों, मंगू जन्म से पागल थी। ठीक है ना, जन्म से पागल थी। अगला मैं क्वेश्चन की बात करूं, गुरु नानक की भेंट किस मुगल बादशाह से हुई थी? किस मुगल बादशाह से हुई थी? तो यहाँ पर दोस्तों एक मिनट मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन मैं फील कर रहा हूँ। हाँ, बाबर होगा, लेकिन फिर भी दोस्तों इस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिएगा। हमको नहीं लगता बाबर, जहांगीर होना चाहिए, बट एक बार दोस्तों इस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, और अगर किसी को सच में पता होगा, बुक्स पढ़े होंगे ना, तो एक बार बता देना, क्योंकि हमको थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा है, क्योंकि हम भी बुक पढ़े हैं लेकिन थोड़ा सा हमको कन्फ्यूजन हो रहा है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को अच्छे से पता होगा तो अच्छा, मतलब कि सही पता होगा तभी बताइएगा। ठीक है ना, कमेंट करके। नहीं अगर पता होगा अच्छे से तो मैं आपको पिन कर दूंगा। ठीक है ना, कमेंट में। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, मछली शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? तो दोस्तों मछली जो पाठ है ना, जिसके लेखक है विनोद कुमार शुक्ल, तो यह मछली आपका कहानी है। ठीक है, अगला मैं क्वेश्चन की बात करूं, हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं? हम बार बार नाखून को क्यों काटते हैं? तो याद रखना, हम लोग बार बार नाखून को बर्बरता समापन हेतु इसलिए काटते हैं, यानी कि बर्बर जू का जितना भी दोस्तों पुराना चीज़ है उसको हम समाप्त करना चाहते हैं। ठीक है, इसलिए। अगला हमारा क्वेश्चन है, नागरी लिपि पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? तो नागरी लिपि भी आपका क्या है? तो एक प्रकार का निबंध है, ललित निबंध नहीं बल्कि निबंध है केवल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कितना नंबर? 37 नंबर। ये हमारा प्रश्न है कि
पठित पाठ के आधार पर बतलाइए कि मोटर कार को खतरा किससे हो सकता है। तो किससे हो सकता है, तो खोखा से ही हो सकता है। किससे हो सकता है, तो खोखा से हो सकता है। 37 का आंसर मिल जाएगा डी नंबर। अगर मैं अगला क्वेश्चन 38 नंबर की बात करूं तो भाईचारे का दूसरा नाम क्या है। तो याद रखना दोस्तों, ये पहले ही चैप्टर का है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ का यह क्वेश्चन है। भाईचारे का दूसरा नाम लोकतंत्र है, जिसका संबंध दूध और पानी के समान बताया गया है। ठीक है ना। अगला मैं क्वेश्चन दिखाऊं 39 नंबर। ये क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक आबादी कहाँ बसती है। तो गाँव में, क्योंकि दोस्तों मतलब ना हम अगर मैं केवल बिहार राज्य की बात करूं तो बिहार राज्य की बात करूं तो बिहार में 90% आबादी जो है ना वो देहातों से बिलोंग करती है। ठीक है ना। तो आप ऐसे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ज़्यादा आबादी हमारे गाँव में ही बिलोंग करती है। ठीक है। अगर मैं अगला क्वेश्चन 40 नंबर देखूं तो यह क्वेश्चन है आपका, वारेन हेस्टिंग्स कहाँ का गवर्नर जनरल था। तो याद रखना दोस्तों, ये कहाँ का था। तो ऐसे ही लग रहा है दोस्तों, ये हमारा क्या है, तो अंग्रेज़ है, यानी कि इंग्लिश में है ना, अंग्रेज़ है। तो हम इसका आंसर क्या देख सकते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है ना, तो बहुत ईजी है ना। कहाँ का था, कहाँ का था, इंग्लैंड का या फिर भारत का था, इसका आंसर बताइए। तो हम काफ़ी लोगों को देख रहे हैं कि बहुत कन्फ्यूज हो रहे हैं, बहुत कन्फ्यूज हो रहे हैं। कन्फ्यूज मत ये, मैं आपको बोर्डवा पर कई बार बताया था, जब लाइव क्लास में वो क्वेश्चन हर बार लाता हूँ। अगला क्वेश्चन, मानव मुक्ति का पुरोधा किसे कहा गया है। तो मानव मुक्ति का पुरोधा किसे कहा गया, तो भीमराव अम्बेडकर जी को कहा गया। ठीक है ना, जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है। तो हमारे मतलब कि महान सेठ साहब का है, सेन साहब जी का। महान हमारे सेठ कौन है, तो सेन साहब जी का है। ठीक है। अगला मैं क्वेश्चन की बात करूं तो अगला मेरा क्वेश्चन आता है 43 नंबर। यह क्वेश्चन है, हितोपदेश का जर्मन में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया। तो ये वही होंगे मैक्स मुलर जी, जिनका जन्म जर्मनी में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा आता है 44 नंबर। निर्वंश विद्या का संबंध किससे है। निर्वंश विद्या का जो संबंध है वो किससे है दोस्तों, तो मानव विज्ञान से। किससे है, तो मानव विज्ञान से, याद रखना। अगला मैं क्वेश्चन की बात करूं तो किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं। अंग देश के, किस देश के, तो अंग देश के। यहाँ पर हमारा 45 का आंसर ए नंबर मिलेगा। ठीक है ना। एक मिनट, अंग देश होगा या फिर गौड़ देश होगा, इस क्वेश्चन शायद गौड़ देश ही होगा। हम एक बार शायद आपको बताए थे अंग देश, बट बहुत लड़के गौड़ देश बताए थे। ठीक है ना। तो हमको लगता है कि यही होगा। ठीक है ना, क्योंकि अभी मैं इस वाले क्वेश्चन के लिए मैं स्टडी नहीं कर पाया हूँ, देख नहीं पाया हूँ। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को भी एक बार आप लोग कोशिश करिएगा। मैं अभी तक आप लोगों के लिए मात्र 2 ही क्वेश्चन छोड़ा। ठीक है। अगर आप लोग एक प्यारे और एक अच्छे स्टूडेंट होंगे तो दोनों क्वेश्चन का स्टडी करके आप आंसर जरूर बताने की कोशिश करिएगा। ठीक है। अगला हम क्वेश्चन की बात करें, सूर्य नामक पुस्तक किन की रचना है। सूर्य नामक जो पुस्तक है ना वो किन की रचना है, तो वह रचना है हमारे गुणाकर मूले जी का। ठीक है। अगला मैं क्वेश्चन की बात करूँ, ये क्वेश्चन है नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है। नेवारी भाषाएं कौन सी भाषा है, एक मिनट, हमको लगता है कि नेवारी नहीं होगा, थोड़ा सा हमको लगता है ना कहीं वर्ड में दिक्कत हुआ है। नेवारी, हाँ नेवारी ही है जी, नेवारी ही है। ठीक है ना। नेवारी भी एक प्रकार की भाषा है। अब पता नहीं ये भाषाएं कहाँ पर ज़्यादा प्रचलित है, कहाँ पर बोली जाती है, ये तो हमको नहीं पता है। बट इसका आंसर आप लोग याद करना, देवनागरी लिपि में ही यही आती है। ठीक है ना। जैसे हिंदी आ गया और मराठी ये सब, मराठी भी दोस्तों देवनागरी में ही आती है। ठीक है ना। तो ये याद रखना। अगला मैं क्वेश्चन की बात करूं, जिंदगी और जोंक किसकी रचना है, तो हमारे अमरकांत जी के हो जाएंगे, अमरकांत जी के। ठीक है ना, अमरकांत जी के। अगला मैं क्वेश्चन की बात करूं, बहादुर कहाँ से भाग कर आया था। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। बहादुर भोपाल से नहीं बल्कि नेपाल से भाग कर आया था। कहाँ से, तो नेपाल से। अगला मैं क्वेश्चन की बात करूं, लेखक रामविलास शर्मा के गाँव का क्या नाम था। क्या नाम था ना, नेम, क्या नेम था, नेम आपको बताना है। उनका गांव का जो नेम था ना वो क्या था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। हाँ, तो इसका क्या नाम था जी, किसी को पता है, नहीं पता है, चलिए कोई बात नहीं, याद कर लीजिए। ऑप्शन नंबर बी ऊंच गांव सानी। कौन नाम था, तो ऊंच गांव सानी। ठीक है। अगला मैं क्वेश्चन की बात करूँ 51 नंबर। ये हमारा प्रश्न है कि पंडित बिरजू महाराज किस घराना के वंशज थे। तो लखनऊ घराने से ये बिलोंग करते थे, क्योंकि इनका जन्म उत्तर प्रदेश के लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था, तो 1938 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है, किस निबंध की पंक्ति है। तो 52 का करेक्ट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, परंपरा का मूल्यांकन। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है आपका 53 नंबर, बिरजू महाराज का संबंध है, तो बिरजू महाराज का संबंध किससे है जी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिरजू महाराज का संबंध आपको पता है ना, आपको बताया था ना, कथक से। तो कथक तो ऑप्शन में दिया नहीं है, तो हम आंसर टिक लगा देंगे किस पर? ऑप्शन नंबर डी पर टिक लगा देंगे, ठीक है ना। एक मिनट थोड़ा सा सब्र करिए, क्या हो गया जी? आंसर किस पर टिक लगाएंगे? ऑप्शन नंबर डी पर टिक लगाएंगे। नहीं है तो नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन है, बहादुर शीर्षक कहानी की निर्मला कौन? तो निर्मला कहानीकार की पत्नी थी, यानी कि लेखक की पत्नी थी। आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर 54 का बी, ठीक है, 54 का बी मिल जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? 54 हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन 55, आशा दीवार किस कवि की रचना है? आशा दीवार हमारे गुरु नानक जी के हो जाएंगे, ठीक है। अगला मैं क्वेश्चन की बात करूं, किसके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? किन के जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो वो महान विद्वान कौन है? तो हमारे महात्मा गांधी जी है, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, गुरु नानक पंजाबी के अलावा और किस भाषा में कविताएं लिखी थी? तो इन्होंने और हिंदी भाषा में लिखी थी। किस भाषा में? तो 57 का आंसर मिलेगा हिंदी भाषा, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, सांप्रदायिक मुक्त कृष्ण भक्त कौन थे? तो दोस्तों वो रस खान थे, क्योंकि रस खान एक मुस्लिम व्यक्ति थे, और मुस्लिम दोस्तों होते हुए भी भगवान कृष्ण के बहुत बड़ा फैन थे, बहुत बड़ा भक्त थे। कहते हैं कि श्री बालाजी का जो मंदिर है ना राजस्थान में, उस मंदिर में इनको ना साक्षात भगवान मतलब ना श्री कृष्ण जी का साक्षात दर्शन हुआ था, मतलब कि पूर्वजों द्वारा कहना है, ठीक है, इसलिए प्रसिद्ध है। अगला मैं क्वेश्चन की बात करूँ, रस खान का रचना काल क्या था? तो यहाँ पर दोस्तों जो 59 नंबर क्वेश्चन है ना, इसका आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, जहांगीर। हाँ, इसका आंसर जहांगीर होगा। ओके, अगला क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो यह क्वेश्चन है, वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है, उसके चित्त में जो विभिन्न तरंगे उठती है का चित्रण किया गया है। तो दोस्तों इसके ये जो आपका इतना जो सेंटेंस है ना, ये किस आपके चैप्टर में वर्णन किया गया है? तो आप कहेंगे घनानंद जी के, ठीक है ना, घनानंद जी के। अगला मैं क्वेश्चन देखूँ 61 नंबर, पराजय में कौन सा उपसर्ग है? तो परा उपसर्ग हो जाएगा। पराजय में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? परा हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा है कि शुद्ध वाक्य कौन है? तो शुद्ध वाक्य कौन हो जाएगा? राम पुस्तक खरीदा, राम ने पुस्तक खरीदा, राम ने पुस्तक खरीदी, राम ने पुस्तक खरीदी। तो राम ने पुस्तक खरीदी ये तो नहीं हो सकता है। नहीं, एक मिनट 62 नंबर है ना, थोड़ा सा 1 मिनट सोचने दो। राम ने पुस्तक खरीदा, तो भगवान को हम ऐसा थोड़ी ना बोल सकते हैं। सही है, ये सी नंबर वाला सही है जी, ठीक है, सी नंबर वाला सही होगा, राम ने पुस्तक खरीदी। अगला क्वेश्चन हमारा है, परिणामवाचक विशेषण कौन है? तो थोड़ा सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, थोड़ा सा ये परिणामवाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखा जाए 64 नंबर, शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य है, इसमें से शुद्ध वाक्य चूज करिए। तो शुद्ध वाक्य क्या हो जाएंगे? तो आपका शुद्ध वाक्य क्या मिल जाएगा? हाँ, वेरी गुड, वेल डन। शुद्ध वाक्य मिल जाएगा, वाष्प निकल रहे हैं। आंसर मिल जाएगा आपका, ये कॉमा नहीं है, वाष्प निकल रहे हैं, बस इतना निकल रहा है, वाष्प निकल रहा है। ओके, अगला हमारा क्वेश्चन है, सर्वोत्तम का संधि विच्छेद है। सर्वोत्तम का जो संधि विच्छेद होता है वो क्या होता है? तो सर्वोत्तम का जो संधि विच्छेद होता है ना, वो क्या होता है? सर्व प्लस उत्तम, ठीक है ना, याद रखना। अगला हमारा क्वेश्चन है, गुस्सा पीना मुहावरे का अर्थ है क्रोध दबाना। गुस्सा पीना का मतलब क्या हुआ? क्रोध दबाना। गुस्सा पी जाना मतलब कि क्रोध दबा देना। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? पता है अंगूठा दिखाने का मतलब क्या होता है? समय पर क्या देना? समय पर धोखा देना। ओके, ये क्या हो रहा है जी? चलिए, तो समय पर धोखा देना हो गया हमारा आंसर ए नंबर वाला। अगला हमारा क्वेश्चन है कि गुप्त का विलोम क्या होगा? गुप्त शब्द का जो विलोम होता है वो क्या होता है? तो गुप्त का विलोम होता है प्रकट, ठीक है ना, गुप्त का प्रकट। अगला हमारा क्वेश्चन है, पर्वत का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? देखिए जी, पर्वत का बहुत सारा पर्यायवाची शब्द होता है, लेकिन इसमें से आपका जो है ना शैल होगा पर्वत का पर्यायवाची शब्द। अगला क्वेश्चन मैं देखूँ, लंबोदर कौन समास है? तो दोस्तों लंबोदर यानी कि देवी देवताओं का नाम आ गया। तो ज़्यादातर दोस्तों देवी देवताओं के नाम में बहुब्रीहि में ही आता है, तो बहुब्रीहि हो जाएगा। अगला देखा जाए कि लड़का आया कौन काल है? यहाँ लड़का आया था, यह कौन सा काल है? तो भूतकाल होगा। आया था यानी कि आया वो था, यानी कि भूतकाल होगा। अगला क्वेश्चन, आम का पर्यायवाची शब्द होगा तो आम्रम हो जाएगा। इसका भी बहुत सारा पर्यायवाची शब्द होता है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में आम्रम दिया है।
तो आमरम हमारा हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखें, तो अगला क्वेश्चन क्या बनता है, अगला क्वेश्चन हमारा बनता है धनहीन में समास। धनहीन में हमारा हमको समास बताना है। तो देखिए जी, धनहीन में तत्पुरुष समास होता है। ओके, आंसर होगा ए नंबर वाला, याद रखना। अगला हमारा क्वेश्चन है माता पिता में कौन समास है। तो देखिए यहाँ पर योजक चिन्ह का बीच में हुआ है। बीच में दोस्तों ये जो माइनस जैसा दिख रहा है ना, ये आपका योजक चिन्ह है। कि कौन सा चिन्ह है, योजक चिन्ह है, ठीक है ना। और इसी योजक चिन्ह के कारण इसको हम लोग द्वंद्व समास बोलते हैं, ठीक है। अगला मैं क्वेश्चन देखूं, अनुराग में उपसर्ग। अनुराग में अनुपसर्ग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनुपसर्ग हो जाएगा। अनुराग में अनुपसर्ग हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है अस्मिता का सही अर्थ क्या है। तो पहचान। पहचान मतलब कि अस्तित्व। पहचान मतलब कि अस्तित्व। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन 77 यानी कि 77 नंबर, निम्नलिखित में कौन वाक्य शुद्ध है। तो मैं आपका दर्शन करने आई हूँ, मैं आपके दर्शन करने आई हूँ। एक मिनट, थोड़ा सा लगता है कि इसमें भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं दिक्कत हुआ है, मैं देख लेता हूँ, ठीक है ना। कहीं शब्द में कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, मैं आपके दर्शन करने को आया हूँ। देखिए यहाँ पर आया है ना, ये ऊपर वाला ओ है ना, उसको काट दो, ठीक है ना। उसको काट दोगे तो यही आंसर मिल जाएगा, मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या बनेगा, अगला क्वेश्चन है संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। तो संज्ञा तो 5 प्रकार के होते हैं। संज्ञा यानी कि नाउन, आपको पता ही होगा। अगला क्वेश्चन है संसार का संधि विच्छेद क्या होगा। संसार का आप संधि विच्छेद करिए तो संसार का जब संधि विच्छेद करिएगा सम प्लस सार होगा, ठीक है ना, सम प्लस सार। अगला क्वेश्चन, इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, देवराज। इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होता है जी, इंद्र का देवराज हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा है 81 नंबर, वेदना में प्रत्यय क्या है। वेदना में जो आपका प्रत्यय निकलेगा वो अंत में ना आएगा, तो वही आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है मनुष्य में संज्ञा। मनुष्य में देखिए, मनुष्य से पूरी जाति भर का बोध होता है ना, मनुष्य से पूरी जाति भर का बोध होता है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। अगला मैं क्वेश्चन की बात करूँ, प्रत्यय के कितने भेद होते हैं। प्रत्यय के देखिए, प्रत्यय के 2 भेद होते हैं ना, प्रत्यय कृदंत प्रत्यय और एक और होता है, याद हमको नहीं आ रहा है जी, बहुत भुलक्कर हैं, ठीक है ना। एक होता है कृदंत, एक तद्भव होता है कि एक नाम, उसको मेरे को याद नहीं आ रहा है, बट 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है, कौन शब्द शुद्ध है। तो शुद्ध देखा जाए तो देवनागरी कहीं है, देवनागरी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा ना, देवनागरी। हाँ, यही हो जाएगा, देवनागरी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में शुद्ध कौन है, अनधिकार। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है 86 नंबर, आमरम शब्द में उपसर्ग। तो उपसर्ग इसमें क्या हो जाएगा, आम हो जाएगा ना, आ हो जाएगा, केवल क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। आ प्लस मरण में आप लोग जोड़िएगा ना, आ में मरण जोड़िएगा तो आमरम हो जाएगा। तो यहाँ पर उपसर्ग हमारा निकल कर आएगा आ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्न में निश्चय शब्द का विलोम। तो निश्चय का अनिश्चय हो जाएगा, यानी कि सी नंबर हो जाएगा, निश्चय का अनिश्चय, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वास्तविक शब्द में प्रत्यय तो इक होता है, इक प्रत्यय होता है, आंसर हमारा मिलेगा डी नंबर वाला। ओके, अगला मैं क्वेश्चन की बात करूं, रुचि शब्द का विशेषण क्या होगा। तो रुचिकर हो जाएगा। रुचि शब्द का जो विशेषण होता है ना, वो क्या होता है, तो रुचिकर होता है, ठीक है, रुचिकर। अगला हमारा क्वेश्चन है 90 नंबर, महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। महाशय दोस्तों पुल्लिंग है, लेकिन इसको आपको स्त्री बनाना है स्त्रीलिंग के रूप में, तो महाशय आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भानुमति का पिटारा मुहावरे का क्या अर्थ है। भानुमति का पिटारा मुहावरे का क्या अर्थ होता है। तो अनावश्यक वस्तुओं का भंडार, यानी कि आंसर मिल जाएगा बी नंबर वाला। अगला क्वेश्चन है अज्ञान शब्द का समास। अज्ञान, तो दोस्तों लास्ट में अगर और लग गया तो समझ जाना ये आपका नए समास का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अगला मैं क्वेश्चन की बात करूँ, निम्न में कौन भाववाचक संज्ञा है। तो देखिए दोस्तों, भाववाचक बुढ़ापा क्या हो जाएगा, तो बुढ़ापा आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन खेत शब्द है। तो दोस्तों खेत समझ रहे हो ना, खेत जो है ना वो हमारा तद्भव है, ठीक है ना, क्या है, आंसर मिल जाएगा बी नंबर वाला। अगला क्वेश्चन हमारा 95 नंबर, सत्य के लिए आग्रह के लिए एक शब्द है। तो सत्याग्रह हो जाएगा, सत्याग्रह नहीं बल्कि सत्याग्रह। अगला क्वेश्चन क्या है, 1 मिनट 95 नंबर है ना, 95 नंबर सत्याग्रह होगा, सॉरी सत्याग्रह, यही होगा सी नंबर वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है वह छत से गिर पड़ा, यह
यह किस कारक का उदाहरण है? वो छत से गिर पड़ा। तो दोस्तों वो छत से गिर पड़ा मतलब कि यहाँ पर से आ गया। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सिचुएशन खड़ा करेगा, वो छत से गिर पड़ा मतलब कि वो हमेशा के लिए छत से नीचे गिर पड़ा। इसका मतलब कि हमारा 96 नंबर का आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए, अपदान। क्योंकि दोस्तों अपदान से होता है जुदाई। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो हमेशा के लिए पेड़ से पत्ते गिर जाते हैं कि वो हमेशा के लिए जुदाई हो जाते हैं, इसलिए अपदान होगा। ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो ग का जो उच्चारण स्थान होता है ना वो कंठ होता है। ठीक है ना। अगला मैं क्वेश्चन की बात करूं, तुम क्या खा रहे हो? यहाँ पर दोस्तों क्या जो रेखांकित पद है ना क्या, तो क्या से दोस्तों हम लोग प्रश्न करते हैं ना, इसलिए हमारा प्रश्नवाचक ये विशेषण सर्वनाम हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ऑलरेडी मैंने आपको बताया भी था। चोर शब्द का विलोम क्या होगा? देखिए चोर का मतलब होता है साधु, चोर का उल्टा क्या होता है? साधु होता है, साधु का उल्टा चोर होता है। ठीक है। और आपका अंतिम प्रश्न है कि भारत के प्रधानमंत्री किस पदबंध का उदाहरण है? तो दोस्तों जो हमारा 100 नंबर प्रश्न है ना, इसका आंसर होगा संज्ञा पदबंध का। ठीक है ना। आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। तो पूरा फुल मस्ती से आप लोग क्लास किए होंगे और अच्छे से सारे क्वेश्चन को देखे होंगे। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप हिंदी में ना टारगेट रखिए 90+ का। अगर हिंदी में 90+ का टारगेट रखेंगे और मैथ में तो 100 में 100 नंबर हमको लाना ही है। ठीक है ना। बहुत मतलब कि मेहनत हमको करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो आज शाम का आप लोगों का एक सोशल साइंस का क्लास होगा, तो दूसरा आपका मैथ के सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। ओके। तो शाम वाला क्लास आप लोग बिल्कुल मत छोड़िएगा। सारे लड़कियों को बोल दीजिएगा, सारे लड़के वीडियो को लाइक कर दीजिए जो लोग लाइक नहीं किए हैं। ठीक है ना।